ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मैं ऐसा करता हूँ कि अभी के अभी कॉलेज चला जाता हूँ और सारे शिक्षकों से मिलकर उन्हें विनती करता हूँ कि आप प्लीज पढ़ाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो मेरी पत्नी रमा भूखी रहेगी, कुछ खाएगी नहीं, कुछ पिएगी भी नहीं। क्या पता शायद ये सब कुछ सुनकर उनका दिल पिघल जाए और वो पढ़ाना शुरू कर दे। अभी इस समस्या को सुलझाने के लिए यही एक आखिरी रास्ता नजर आ रहा है। हाँ भीम, यही सही है इस समय तुम्हारे लिए। पता है, ये पत्नी, बच्चे, परिवार, यही जीवन का सच है। ये तुम्हारी किताबें, कॉलेज, ये फाइलें, ये सब नहीं, ये जीवन का झूठ है, सबसे बड़ा झूठ। वाह जीजा भाई वाह, कितनी बड़ी और सटीक बातें की है। आदमी को बहुत देर में समझ में आता है कि जीवन चलाने की इकलौती धुरी होती है कमाना, रोजगार करना और घर परिवार चलाना। भीम, किसी की बात मत सुन बेटा, तू जा कॉलेज जा और सब शिक्षकों के साथ बात कर जा। लेकिन कैसे? अरे प्रणाम भीमराव, दरअसल मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे कॉलेज के सारे शिक्षक गए हैं कहीं घूमने। ये तो सबको पता है कि कॉलेज के सारे शिक्षक इस भीमराव को तो पढ़ाएंगे नहीं, पर हमें वो पढ़ाते हैं कॉलेज के बाहर, इसलिए गए। भीमराव, तुम इस रमाबाई के पति हो या इसका पतन हो? हाँ, देखो देखो, तुम्हारी नाकामयाबियों की वजह से तुम्हारी पत्नी रमाबाई भूखी प्यासी बैठी है, बेचारी। रमाबाई, कोई चिंता नहीं है इसे तुम्हारी, बहुत बहुत निष्ठुर है ये अपनी दुनिया में मस्त है। अपने प्रिय सर से ऐसी बातें कर रहा है जैसे जैसे इसकी कोई गुप्त योजना सफल हो गई है। क्यों भीमराव? हाँ, मेहता सर ने कहा है कि शिक्षकों के बारे में छापने से पहले एक बार शिक्षकों से बात की जाए, और उन्होंने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया, उनसे बात की और फिर आखिर में कहा है, देखिए ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत का सवाल, लोग क्या कहेंगे? आपका अपमान कोई नहीं करना चाह रहा, इसलिए आप अपने बाकी शिक्षक गणों से भी कहिए कि कल से कॉलेज जाएं और पढ़ाना शुरू करें, वरना अगली बार आपसे विनती नहीं करेंगे। रमा, क्या लगता है तुम्हें, इन्होंने मेरी मदद क्यों की होगी? क्योंकि आपकी बातों में दम था, आपकी बातें सच्ची थी और आपकी जो मांग थी वो जायज थी। नहीं, जायज मांगे तो मैं हर किसी से करता हूं,
फिर सब ऐसा क्यों नहीं सोचते? सब मेरी मदद क्यों नहीं करते? मेहता सर ने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि वो खुद एक बड़े आदमी हैं। वो खुद बहुत शिक्षित है और इसीलिए मेरा ये विश्वास आज और ज्यादा प्रबल हो गया कि शिक्षा व्यक्ति को उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां से हर कोई बराबर दिखने लगे। व्यक्ति पढ़ा लिखा होने में और शिक्षित होने में बहुत फर्क है। व्यक्ति का सिर्फ पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। सही मायने में अगर शिक्षा ग्रहण की जाए तो व्यक्ति की गुणवत्ता बढ़ती है, चाहे वो व्यक्ति हमारी जात का हो या किसी और जात का। और मुझे पूरा विश्वास है रमा, आज नहीं तो कल हर जात के लोग ये बात समझेंगे कि जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने का एकमात्र जरिया शिक्षा है। और मैं इस बात की वकालत जीवन भर करता रहूंगा कि पढ़िए लिखिए लेकिन साथ में शिक्षित बनिए, क्योंकि पढ़ना लिखना सिर्फ दफ्तर में नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि जीवन का स्तर ऊंचा करने के लिए जरूरी है। समझ में नहीं आता कि सब इसकी बात सुन कैसे लेते हैं। कोई बात नहीं, जो लोग ज्यादा कूदते हैं ना, चोट उन्हीं को ही ज्यादा लगती है। एक बार जोरदार चोट लग जाए तो आदमी कूदना तो छोड़ो, ढंग से चलने लायक भी नहीं रहता है। ये भीम रमा ऐसे ही कूदते रहे तो एक न एक दिन चोट तो जरूर लगेगी और हम चोट लगाएंगे। फिर गवर्नर क्या, मेहता सर क्या, किसी के यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। देख लेना। खाना खाएंगे। मुझे नहीं लगता नरोत्तम जोशी, तुम्हें सब कुछ जानना महत्वपूर्ण है। ना ना गुरुजी, आपको क्या लगता है ये महत्वपूर्ण नहीं है गुरुजी? मुझे क्या लगता है ये महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि मुझे इस मामले की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पहले उस मैनेजर ने पूरी बात नहीं बताई, अब आप मुझे नहीं बता रहे। क्या तय हुआ था हमारे बीच कि आप भीमराव को नहीं पढ़ाएंगे? यही हुआ था ना तय? बोलिए। फालतू की बकवास मत करो, यहाँ से चले जाओ। गुरुजी, तबीयत खराब हो गई है क्या आपकी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप जोशी जी के साथ? जो पूछा गया है तो बताइए। मैंने कहा ना, मैं नहीं बताऊंगा। गुरुजी, गुरुजी, आपने बोला आप नहीं बताएंगे और हमने कहा बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा गुरुजी। जल्दी बताइए क्या हुआ। जब तक तुम अपने बारे में कुछ ऐसा मुझे नहीं बताते जो मुझे पता ही नहीं है, तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब मेरी कक्षा में पढ़ाई नहीं होगी, बाकी बच्चों का सिलेबस मैं कॉलेज के बाहर कंप्लीट करवा दूंगा। तुम अपना देख लो। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम जो चाहो नौटंकी कर लो, मुझ पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको छुआ, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। मुझे माफ करना भीमराव, मैंने हमेशा उनका साथ दिया और उन्होंने मुझे गिराना चाहा। अंत में तुमने आकर ही मुझे संभाला। मुझे माफ कर दो। नहीं सर, आप माफी मत मांगिए। एक गुरु होकर माफी मांगना सही नहीं लगता, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं अपने गुरुओं की वजह से। भले ही वो अंबेडकर गुरुजी हो, किर्लोस्कर गुरुजी हो या आप सब कॉलेज के शिक्षक हो। एक गुरु अपने शिष्य को उसके बेहतर भविष्य के लिए हमेशा मार्गदर्शन करता है।
उसके लिए रास्ता बनाता है। लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारे रास्ते में परेशानियां ही खड़ी की है। मुझसे ऐसी गलती हो गई है कि माफी मांगे बिना इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता भीमराव। सर, अगर आपको प्रायश्चित करना ही है तो मुझे बस एक वचन दे दीजिए। आगे कभी भी कोई भी आपके पास पढ़ने आ जाए तो उसे आप पढ़ाई से वंचित नहीं करेंगे। वचन देता हूं भीमराव, कभी किसी को पढ़ाने से मना नहीं करूंगा। तुम्हें पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है कि हर आदमी तुम्हारे साथ बैठना चाहे, हर आदमी तुम्हें छूकर गर्व महसूस करे। आप लोग कौन हो और ये सब क्या है? भीम भाव, हम सब भी आपकी तरफ पढ़ना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन जैसे ही आपके कॉलेज के शिक्षकों ने आपको पढ़ाने से इनकार कर दिया, हमारा भरोसा हिलसा गया था। हाँ भाव, हमारे आई बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पढ़ाई करके क्या करोगे जब हमारी जाति के बच्चों को कोई पढ़ाएगा ही नहीं। पर हमें आज ही पता चला कि आपकी कोशिश की वजह से शिक्षक पढ़ाने को तैयार हो गए हैं और हमारे घर वालों को ही भरोसा हो गया है कि जहाँ भीमराव है वहाँ कुछ भी संभव है। भीमराव हमारे लिए एक शिल्पकार है जिसने हमारे लिए रास्ता बनाया, इसलिए हम अपने शिल्पकार का सम्मान करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन शिल्पकार में अकेला नहीं हो सकता, हम सबको शिल्पकार बनना पड़ेगा। जहां जहां जितनी व्यापकता में हम अपना असर डाल सकते हैं, उतने में कुछ ना कुछ बनना होगा। बेहतर कल के लिए वर्तमान को आकार देना ही होगा। लेकिन ये सब किसी गुरु के मार्गदर्शन के बिना नहीं हो सकता। इसलिए आप अभी जाइए और आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लीजिए। मैं चलता हूं। धन्यवाद। बताइए। राम जी। छोकू, जनार्दन, मेरे रास्ते से हट जाओ। राम जी, हमका हटाने के पहले या हितेश भाव से उलझेंगे पहले अपने बेटवा भीमराव का ढंग से समझा दो कि जब भी हम लोगन की तरफ देखा है तो ऐसे न देखा है जैसे हम लोगन के खिल्ली उड़ा रहा है। खिल्ली? मैंने कब खिल्ली उड़ाई आप लोगों की? हमेशा जब कभी तुम हमारे सामने पढ़ते हो तो ऐसे देखते हो जैसे हम लोग चींटी हैं और तुम हाथी। कब तक बर्दाश्त करता? हाँ? ए हितेश, तुझे क्या लगता है कि तू कुछ भी कहेगा और हम मान लेंगे? हाँ तो मत मानो कोई, लेकिन हम सब भी गवाह है। भीमराव जैसे हमें देख रहा था ना, हितेश बाबू ने पानी फेंक कर बिल्कुल ठीक किया। और राम जी, हो गए तुम फौज के रिटायर्ड सूबेदार, लेकिन हितेश बाबू भी अकेले नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। चलो हितेश बाबू। भाग्य अकादमी ने यहाँ का पता बताया। बाला भैया कहाँ है? क्या हम सच में जा रहे हैं? देखो,
गिरमिटिया मजदूर बनकर विदेश हम पक्का जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम आनंद से बात करने जा रहे हैं। लेकिन तुम याद रखना, अगर तुमसे कोई कुछ पूछे तो बिल्कुल मत बताना कि हम कहाँ गए। लेकिन इस शहर से दूर जाना ही क्यों, यही रह जाएंगे ना। जैसे जीवन कट रहा है वैसे ही कट जाएगा। क्यों? तुम्हारा ससुराल यहाँ है इसलिए? देखो, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, ये बार बार ससुराल ससुराल करना बंद करो। तुम्हारा सिर्फ पति ही है और कोई नहीं। और यही बात मैंने शादी के समय भी तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को कही थी। लेकिन मैं ससुराल कहाँ जाती हूँ, और मैं जानती हूँ आपकी मर्जी के बगैर मेरा कोई ससुराल नहीं हो सकता। पर मुझे फिर भी लगता है कि हमारे यहाँ से जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारी राय मांगी किसी ने? जितना कह रहा हूं उतना ही करो, वरना कहीं खुद का दिमाग चलाने के चक्कर में अपने पति को भी ना खो दो। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। जैसे ही पता चलेगा तुम्हें बता दूंगी। अच्छा, ये सब छोड़िए, इनको होगा ताकि भविष्य में जब भी कभी बैठेंगे तब हिसाब करेंगे। बुआ, ये सब क्या कर रही है आप? भीम, रुक जा, ले लिख। अरे मैं तो भूल ही गई, तुझे लिखना कहाँ आता है? अगर तू लिखी पढ़ी होती तो आज राम जी और भीम की बात समझ सकती थी। हाँ, नहीं हूँ पढ़ी लिखी, लेकिन लिखवा तो सकती हूँ ना। लो, लिखो, पकड़ो। लिखो, अंगूठा लगा दूंगी। ये सब क्या चल रहा है आप लोगों का? आपस में क्यों झगड़े हो रहे हैं यहाँ पे? एक दूसरे से वादे क्या लिखवा रहे हैं आप? भीम, तुम चुप रहो, लिखने दो। लिखो लिखो जल्दी। मेरे पति रामजी सकपाल अफसोस करेंगे कि अपने निकम्मे बेटे को किस दिशा में बढ़ा रहे थे। और ये भी लिखो कि पश्चाताप होगा उन्हें अपने परवरिश पर। हो गया? लीजिए, संभाल कर रखिए। चलो, अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब मैं सच्चा हूं या जीजाबाई सच्ची है, इसका फैसला तो अभी इस बात पर निर्भर होगा कि भीम, तुम भविष्य में क्या बनते हो। वो बुआ, मैं, दीदी, आप कहाँ चली गई थी? हमने कितना ढूंढा आपको। हाँ, घर के सारे लोग परेशान थे। वो बाला भैया ने कहा था कि उनके पहचान में कोई आदमी है जो मुझे काम दिलवा सकता है, इसलिए उनके साथ मिलने गई थी। लक्ष्मी, दुनिया के बाकी लोग मर गए थे तो तुम बाला से मदद मांगने गई थी? बाबा, ये शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। भाभी को भी अभी काम की जरूरत है ही ना। आनंद भैया की हालत कैसी है हम सब जानते हैं।
आपकी तबीयत खराब है तो हम सबसे ज्यादा भाभी का परेशान होना जायज भी है। अच्छा भाभी, काम मिला आपको? आनंद की तबीयत बहुत खराब है। हम वहां गए तो सही, पर कुछ बात नहीं हो पाई। इसका मतलब आनंद भैया नहीं जाएंगे? फिर तो लक्ष्मी भी नहीं जाएगी। फिर हम दोनों भी क्यों जाएं? आप गुस्सा मत करिए, आप खुद ही सोचिए ना, नया देश है, नए लोग होंगे और पता नहीं फिर क्या होगा वहाँ। अगर अंग्रेज भी तुम्हारी तरह ही सोचते ना तो इस देश में कभी नहीं आते। नया देश, नए लोग, लेकिन उन्होंने डर को निकाला और यहाँ आकर राज किया। तो तू भी अपने डर को निकाल, वहां जाकर राज करेंगे। कोई जाए या ना जाए, हम दोनों जा रहे हैं, ये पक्का है, समझी? और रहा सवाल लक्ष्मी का, तो मैं उसे कहकर आया हूं कि अगर 5 साल घर से दूर रहने से वो इतना पैसा कमा सकती है कि आगे का जीवन आराम से बीत जाए, तो इसमें बुराई क्या है? आगे लक्ष्मी की मर्जी। चैलेंज। ये लोग आपके खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं। साजिश? कैसी साजिश? ये लोग ना आपके खिलाफ। दीपक की आई, दीपक की आई, दीपक की आई। साहब माफ कर दीजिए और कुछ समय और दे दीजिए, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। माफी चाहिए? 4 बार मैंने तुम्हें समय दिया, 4 बार। अब मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। देखिए, पहले तो आप एक महिला के साथ इस तरह से बदतमीजी से बात मत कीजिए। हाँ, आप मेरी ऐसे बात नहीं कर सकते। अच्छा, कैसे बात कर सकते हैं? तेरे चक्कर में तेरी आई ने मुझसे पैसे लिए। आप जरा ढंग से बात करेंगे क्या? ढंग से बात करूं? हाँ, तू ही भीमराव है ना जो सबको भाषण देता है? अरे इस औरत ने पैसे लेने से पहले मुझसे कहा था मेरे बेटे को पढ़ाना है, इसके लिए मुझे थोड़ा उधार दे दो। हा? और ये पढ़ना भी चाहता है तुझे देख के। अरे तुम तो सबको बर्बाद करने पे तुले हो। बर्बाद? पढ़ना मतलब बर्बाद होना कभी नहीं हो सकता। पढ़ने लिखने से ही व्यक्ति जीवन में आबाद हो जाता है। ज्ञान नहीं, मैं इधर पैसे लेने आया हूँ और मैं पैसे लेके जाऊंगा। साहब बस परसों तक मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगी, कैसे भी करके। अगर परसों पैसा नहीं दिया ना तो तुझे उठा के लेके जाऊंगा यहाँ से। दीपक
दीपक जब बड़ा आदमी बन जाएगा ना, तो आपको इस पर गर्व होगा। और ये अभी की तकलीफें आपको छोटी लगने लगेंगी। देखो दीपक, अगर तुम भीम के बताए रास्ते पे चलोगे तो यही होगा। कोई भी आकर के तुम्हारे आई को भला बुरा सुनाकर और बेइज्जती करके चला जाएगा। पहले पढ़ाई या पहले आई? हाँ दीपक, अच्छे से सोच लो कि क्या जरूरी है। भीम के दिखाए झूठे सुनहरे भविष्य का सपना कि आई की इज्जत। तेरे पत्थर उठाने से वो लोग डर नहीं जाएंगे। पैसे वाले हैं, पैसों से ही डरेंगे और रुकेंगे। इसलिए पैसे कमाओ, बाकी सब कुछ हो जाएगा। दीपक, आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। अभी तुम पढ़ाई शुरू किया और तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हारी आई को उधार लेना पड़ा। सोचो अभी कितना पढ़ाई आगे पढ़ोगी पता नहीं। सोचो, और फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि हम गलत कह रहे हैं तो जाओ और जाके भीम भाव से कह दो कि हम क्या साजिश कर रहे थे। और अगर नहीं तो आ जाओ हमारे साथ और बन जा गिरमिटिया मजदूर। रमा और भीम, तुम दोनों जाओ यहाँ से। देख लिया मैंने बच्चे को पढ़ाकर। और सपने देखने में हर रोज इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है। और औकात नहीं है हमारी कि हम इतने बड़े बड़े सपने देखें। तुम दोनों जाओ यहाँ से। लेकिन काकी, दीपक को पढ़ाने में औकात की बात कहाँ आ गई? एक बार कहने से बात समझ में नहीं आती क्या तुम दोनों को? कहा ना तुम दोनों जाओ यहाँ से, तो जाओ। भीम, रमा, जब दीपक की अम्मा कह रही जाएगा तो जाओ ना यहाँ से। काहे परेशान कर रहे हो का? हम जाना तो तुम लोग सही कर रहे हो, सही ही कह रहे हो। हमका नहीं लागत है कि तुम लोग के सही में भी साथ खड़ा होना चाहिए। दीपक की अम्मा, अपन ख्याल रखो, हम चलत हैं। और तुम लोग भी जाओ, अपन काम करो। चलो रमा। सोच लो, अब चुनना तुम्हें है कि पत्थर। बाकियों से वैसे भी मुझे मतलब नहीं। ये रे मेरे और मेरे पत्नी के कागज। तो फिर तुम लोग भी अपनी अपनी पत्नियों को साथ लेकर जाओ। वैसे भी परिवार के साथ गिटमिटिया मजदूर बनकर जाने के लिए सरकार भी बढ़ावा देती है। नहीं नहीं मालिक, हम लोग तो हुआ अकेले ही जाएंगे। अब इनका कहा है, ये लोग तो 2-4 दिन यहाँ रोएंगी, दुख मनाएंगी हमरे जाए का। फिर तो हमरे लौट के आवे का इंतजार करेंगी ना यहाँ कि हम लोग पैसा कमाए के वापिस आएंगे। ठीक है, जो भी है, आज रात अपने प्रियजनों के साथ, अपने परिवार के साथ गुजारो। कल सुबह चाय नाश्ता करके यहाँ जाना। सब यहीं से जाएंगे, ठीक है? आई, कल सुबह सब लोग चाय पी के चले जाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। जब तक आप खाना बनाने के लिए चावल का डब्बा खोलोगी, तब तक हम सब लोग बहुत दूर चले जाएंगे आई। इसलिए मैंने मेरी सारी किताबें बेच दी और ये पैसे मैं यहाँ रख जा रहा हूँ। ये पैसे आई आप साहिब को दे देना। तुम्हारी बहुत याद आई है, लेकिन मैं जाऊंगा। मैं बाद में सो लूंगा। वैसे भी बाबा के किसी भी काम नहीं आता हूँ।
कम से कम ये तो कर लूंगा। क्या कह रहे हैं आप? अब सो जाइए, आपको अच्छा लगेगा। नहीं रमा, और अच्छा तो तब लगेगा जब आज मेरी पत्नी रमा उस दूध की चाय पिएगी जो दूध मैं लेकर आया हूँ। जाता हूँ दूध लेने। चाहता हूँ मत कहा कीजिए, आता हूँ कहीं, सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, आता हूँ दूध लेकर। रमा, मैं कोकण जा रही हूँ, घर में सबको बता देगी ना? दीदी, इतनी सुबह सुबह? अच्छा ठीक है, मैं खाना बना देती हूँ, आप खाना खा के जाइए। नहीं रमा, वैसे भी उस रास्ते पे बहुत कम रेलगाड़ियाँ जाती है, अगर गाड़ी छूट गई तो इसलिए सुबह सुबह ही निकल रही हूँ। अब चलती हूँ, ख्याल रखना अपना। दीदी, ये रखिए, आनंद भैया की दवाई में काम आएंगे। जरूरत पड़ेगी। रमा, झाड़ू लगेगा या नहीं आज? मैं जाती हूँ झाड़ू लगाने। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।